Jai Hind and very good morning to all of you. Dear students, today we will study The Gold Watch, first chapter of English short stories of class 12th UP board. This story is written by a famous Malayalam writer, Panchikara Rafi. This story is about a low-paid worker named Sanku who was working in a factory. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच पढ़ेंगे। इस शॉर्ट स्टोरी को दक्षिण भारत की मलयालम भाषा के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय लेखक पंजीकारा रफी ने किया है। रफी साहब भी अपनी कहानियों में मुंशी प्रेमचंद की ही तरह समाज के दबे कुचले लोगों, गांव व गरीबों के जीवन की कठिनाइयों का सजीव वर्णन किया है। इस कहानी का पात्र शंकु फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब मजदूर है और इसी कहानी के पात्र शंकु के माध्यम से लेखक पंजीकारा रफी गरीबों की समस्याओं, उनकी मानसिक स्थिति का सजीव वर्णन किया है। स्टोरी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए अब देखते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में पंजीकारा रफी साहब ने क्या लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 12th यूपी बोर्ड में कुल 4 शॉर्ट स्टोरीज प्रेस्क्राइब्ड हैं आपको स्टडी के लिए। ये 4 हैं द गोल्ड वॉच बाय पंजीकारा रफी, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय R.K. नारायण, द लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद, एंड 4th इज अ स्पेशल एक्सपीरियंस बाय मुंशी प्रेमचंद। ये सिर्फ 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं और बोर्ड परीक्षा में 4-4 अंकों के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निर्धारित हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए हम पहला जो चैप्टर है, पहली स्टोरी है, वह है द गोल्डन वॉच और इसको लिखा है पंजीकारा रफी ने। तो सबसे पहले हम लोग रफ़ी साहब के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, पंजीकारा रफी a famous Malayalam writer was born in Kerala in 1924। तो जो पंजीकारा रफी हैं एक फेमस मलयालम राइटर हैं, इनका जन्म केरला में 1924 को हुआ था। ही इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट। जो पंजीकारा रफी हैं वह एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब है मजदूर संघ का सदस्य होता है, श्रमिक संघवादी होता है। तो ये एक श्रमिक संघवादी थे, मजदूर संगठन के सदस्य थे। हु क्रिटिसाइज्ड, जिन्होंने आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है, द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट, जो चर्च की कार्यप्रणाली है और जो प्रीस्ट मीन्स जो पुरोहित हैं, पंडा हैं, पुजारी हैं, जो भी धर्माचार्य हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है और चर्च की जो कार्यप्रणाली है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है। He was closely attached with the life of low paid workers। तो जो इनका लाइफ है, इनका जीवन है, वो जो लो पेड वर्कर हैं, जो कम सैलरी वाले मजदूर हैं, कम पैसे में काम करने वाले लोग हैं, उनको लो पेड वर्कर कहा जाता है। तो पंजीकारा रफी वाज क्लोजली अटैच्ड, यह बहुत ही नज़दीक से उनसे संबंधित थे, उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी क्या परेशानियां हैं, उनके जीवन की समस्याएं क्या हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नॉवेल्स। इन्होंने दोनों ही तरह की रचनाएं की हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, मतलब लघु कथाएं, बहुत छोटी छोटी कहानियां भी लिखी हैं इन्होंने, एंड फुल लेंथ नॉवेल, और लंबे लंबे उपन्यास को भी इन्होंने लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं जो ये स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द गोल्ड वॉच। अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में। शंकु वाज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। शंकु एक लो पेड वर्कर है, कम सैलरी में काम करने वाला मजदूर है, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। ही हैड अ स्मॉल फैमिली, उसके पास एक छोटा सा परिवार है। हैविंग अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, और इसके परिवार में एक इसकी वाइफ हैं और इसके 2 बच्चे हैं। अ थर्ड वाज आल्सो अबाउट टू कम। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उसके परिवार में एक पत्नी, 2 बच्चे ऑलरेडी थे, एंड थर्ड वन
वाज आल्सो अबाउट टू कम, और तीसरा बच्चा भी उनके परिवार में आने वाला था। मतलब अभी वो आया नहीं है, मतलब एक नया सदस्य और एक नया मेहमान भी उनके घर में आने वाला है, एक नए बच्चे का जन्म होने वाला है। ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन, उसने मतलब शंकु ने बहुत सारा पैसा कर्ज के रूप में लिया हुआ था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो इसलिए उसके साथ बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिकल मीन्स वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टेलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, ही हैड नो वे, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आउट टू सॉल्व देम, उन समस्याओं को सॉल्व करने का, एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान करने का इंजीनियर की घड़ी चुराने के अलावा कोई दूसरा और विकल्प नहीं था, दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, तो क्या उसने फैक्ट्री में जो इंजीनियर था उसकी घड़ी इसने चुराई, तो क्या वह घड़ी को चुराता है। व्हाट आर हिज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, तो उस घड़ी को चुराने के पहले शंकु की क्या भावनाएं हैं। व्हाट आर द रिएक्शन आफ्टर ही डिड, और यह कार्य करने के बाद का मतलब घड़ी चुरा लेने के बाद उसका रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। यह सब जानने के लिए रीड द स्टोरी टू गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आपको स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टोरी को देखते हैं। एज मैनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की ही तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज, ही टर्न एंड टॉस, टर्न एंड टॉस का मतलब करवटें बदलना। इन हिज बेड, अपने बिस्तर में, वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पिछली कई रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, किंतु इससे कोई काम नहीं बना, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोर ही थॉट, जितना ही अधिक सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ जाती थी। मतलब जितना अधिक सोचता था उसकी चिंता, उसका दुख और भी बढ़ता जाता था। He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. He closed his eyes. उसने अपनी आंखें बंद कर ली। And lay, और वह लेट गया, on his torn mat, अपनी फटी हुई चटाई पर। In the darkness, रात के अंधेरे में। तो उसने उस अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। एंड इट कुड सी इट क्लियरली एज ड्यूरिंग डे, उसने आंखें बंद कर लिया, चटाई पर सो गया, फिर भी वह सब कुछ बिल्कुल क्लियरली, साफ साफ देख सकता था जैसे कि वह दिन में देखता है। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, तो रात के अंधेरे में आंखें बंद करने के बाद भी उसको एक विज़न बन रहा है उसके माइंड में। तो वह विज़न डिजर्टेड ऑफिस रूम का बन रहा है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा, बिल्कुल सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा उसके विज़न में बन रहा है। भले अंधेरा है, आंखें बंद हैं, फिर भी वो दफ्तर का जो दृश्य है उसकी आंखों में बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। और क्या वो देख रहा है, व्हेन एवरीबडी हैज़ गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, तो वह बिल्कुल आसपास देख रहा है कि दोपहर का समय वहाँ का दृश्य, दोपहर के समय वहाँ का दृश्य क्या होता है।
जब प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए या तो लंच करने के लिए बाहर चले जाते हैं या तो रेस्ट करने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। द ग्लास विंडो वाज ओपनली पार्सली, जो ऑफिस के कमरे की खिड़की है वह आधी खुली हुई है। जो शीशे की खिड़की केवल थोड़ी सी खुली हुई है, मतलब आधा खुली है और आधा बंद है। ऑन द एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, और कमरे के अंदर एक टेबल है और उस टेबल पे क्या क्या चीज़ें हैं वो शंकु के दृश्य में वो भी चीज़ें आ रही हैं। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के दूसरे किनारे पर वर अ फ्यू वॉल्यूम्स, अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हैं। यहाँ वॉल्यूम्स का मतलब बुक्स से है। तो टेबल पे एक किनारे मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। एट द अदर एंड, दूसरे तरफ दूसरे किनारे टेबल के अदर एंड अ पेन, एक पेन है। एंड इंक बॉटल, एक इंक की बॉटल है। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह की छोटी छोटी दूसरी चीज़ें हैं। तो टेबल पे क्या क्या है, अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई हैं, दूसरे किनारे पर एक कलम है, एक पेन है, स्याही की एक बोतल है, और ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। एंड इन बिटवीन, और टेबल के बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेट ऑन अ बुक। तो टेबल के बिल्कुल बीच में एक पुस्तक रखी हुई है और पुस्तक के ऊपर एक सोने की चेन लगी हुई, सोने की घड़ी रखी हुई थी। और यही विजन शंकु जब रात के अंधेरे में फटी हुई चटाई पर अपने कमरे में लेटा हुआ है तो पूरे ऑफिस का मंजर उसको बिल्कुल आंखों के सामने साफ साफ दिन की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको हम एक बार हिंदी में फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि पिछली अनेक रातों की तरह, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पिछली अनेक रातों की तरह शंकु उस रात भी बिल्कुल नहीं सो सका। ही टर्न एंड टॉस इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा किंतु इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे उसका कोई काम नहीं बना। द मोर ही थॉट ही वर्स ही फेल्ट। ही क्लोज हिज आई एंड ले ऑन हिज मैट इन द डार्कनेस। तो जितना अधिक सोचता था उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी और उसने उस अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। एंड इट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, द deserted office room when everybody has gone out for rest or for lunch. The glass window was only partially closed. On one end of the table inside were a few fat volumes, at the other end a pen, an ink bottle, and so forth. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उस अंधेरे में आंखें बंद करके चटाई पर तो शंकु लेट गया, तो भी उसे सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो वह दिन में देख रहा हो। बिल्कुल सूना पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा, जब प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए या तो आराम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। शीशे की खिड़की केवल थोड़ी सी बंद है, आधी खुली हुई है और आधी बंद है, पार्शली क्लोज्ड है। अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थीं, दूसरे किनारे पर एक पेन, एक इंक बोतल तथा ऐसे ही कुछ छोटी छोटी वस्तुएं और रखी हुई थीं और बीच में एक पुस्तक पर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीबडी इज आउट फॉर लंच, नो बडी विल नो। अब शंकु अपने मन में प्लान के बारे में सोच रहा है कि कैसे वह घड़ी को पा सकता है। तो वह सोच रहा है कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फीट, और अपना हाथ लगभग 1 फुट अंदर की ओर बढ़ाइए, एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इस घड़ी को उठा सकते हैं, इस घड़ी को आप पिक कर सकते हैं।
एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। और शंकु एक प्लान में सोच रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर चला गया है और किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, कोई इस चीज़ को जान नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्स हिज एफर्ट्स। शंकु अब अपने पिछले कई बार उसने प्रयास भी किया घड़ी को चुराने का, तो अपने पिछले कई बार के एफर्ट को, कई अपने पिछले प्रयासों को वह याद करता है। हिज कावर्डिस, वह अपनी कायरता को भी याद करता है। एंड हिज वैसिलेशन, और वह अपने वैसिलेशन को, हिचकिचाहट को, हेजिटेशन को भी याद करता है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, जो पिछले कुछ दिनों में उसने जब घड़ी चुराने की कोशिश की थी, तो उसने अपने डर को, अपने संकोच को, सब कुछ उसे अब याद आने लगा। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने उस समय वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इट, इसके बावजूद भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर जाया करता था। भले ही वहाँ उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था जब वो प्लान बनाता था घड़ी चुराने के लिए, फिर भी उसे भय लग रहा था, वो डर रहा था कि कहीं ऐसा करते उसको कोई देख ना ले। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, जब वह ऐसा करने के लिए जाता था तो ही हैड ट्रेम्बल्ड, तो वह कांपने लगता था और उसकी सांसें तेजी से चल रही होती थी। मतलब उसकी सांसें यहाँ ही एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें रुक जाती थी। दैट वाज व्हाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही रीज़न है कि वह हर बार जब भी कोशिश करता था घड़ी को चुराने के लिए तो रिफ्रेंड का मतलब स्टॉप, रुक जाता था। तो जब वह सोच लेता था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो इसी सोच लेने से ही वो कांपने लगता था, ट्रेम्बलिंग होने लगती थी। एंड ही आल्सो फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें रुक जाती थी। और यही कारण है कि वो जब भी घड़ी को चुराने का प्रयास पिछली बार किया, इस काम को वह नहीं कर पाया, हर बार वह इस काम को करने से रुक जाता था। It would not do to put it off any longer. अब शंकु सोच रहा है कि अब इस कार्य को ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता है, और अधिक देर तक टाल मटोल करने से काम चलने वाला नहीं था, ऐसा शंकु सोच रहा है। If he thought any further, यदि वह और अधिक सोच विचार करता है, he would not be able to do anything, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वह कुछ भी कर सकने के योग्य नहीं रहेगा अगर वह इसी बात पे बार बार सोच विचार करेगा कि हम घड़ी को चुराएं कि ना चुराएं तो कोई देख लेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए वह इस काम को पोस्टपोन कर दे रहा है बार बार। लेकिन अब वह डिटरमाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि अगर बार बार वह इस चीज़ को सोचेगा तो वह इस काम को कभी भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, तो ऐसा वो सोच रहा था, तो संभवतः वह मूर्खता के कारण अपने मन की इच्छा को जोर जोर से भी कह सकता था। ही माइट इवन ब्लट आउट, वह तेजी से भी बोल सकता था। हिज इंटेंशन, जो उसका इरादा है, तो जो अपना इरादा है वो तेजी से भी बोल सकता था। वो कमरे में कौन सुन रहा है उसकी बात को कि वो क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, और वो डिटरमाइन कर रहा है कि इसलिए उसे अगले दिन निश्चित रूप से उस घड़ी को चुराएगा। सो ही मस्ट टेक इट, तो इसलिए निश्चित रूप से वह इसे ले लेगा टुमारो, कल। सपोज ही डिड नॉट, तो अब फिर सोच रहा है कि यदि वह उसको नहीं पा सका, ऐसा काम नहीं कर सका, चोरी वाला काम नहीं कर सका, तो क्या होगा। अब इस पे वो विचार कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि अगर वो घड़ी नहीं चुरा पाया तो क्या होगा। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life.
जब वह सोचता है कि वह घड़ी नहीं चुरा पाएगा तो क्या होगा, तो शंकु के विचार उसके अपने जीवन को कष्ट देने वाली समस्याओं के आसपास ठहरने लगते हैं। शंकु's थॉट बिगिन टू लिंगर, तो जो इसकी सोच है, वो जो इसकी थॉर्नी प्रॉब्लम है, थॉर्नी का मतलब कटीली होता है, यहाँ पर कष्टदायक से है, तो जो उसकी थॉर्नी प्रॉब्लम है, जो थॉर्नी प्रॉब्लम है, कष्टकारी समस्याएं हैं हिज लाइफ, उसके जीवन की, अब उसकी सोच इसके आसपास भटकने लगती है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। थर्ड डे ऑफ द मंथ, महीने का तीसरा दिन होगा। अगला दिन महीने का तीसरा दिन होगा। इन अदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसको उसकी सैलरी मिल जाएगी, उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, तो उसकी जो सैलरी मिलेगी वो 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा। मतलब एक दिन की उसकी मजदूरी 1 रुपये थी। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़। अब 13 रुपये मिलेगा तो कैलकुलेट कर रहा है कि उस पैसे से उसको करना क्या क्या है। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़, उसको 4.5 रुपीज़ में 4.5 रुपये पे करना है फॉर परचेजेस एट द स्टोर। स्टोर पे उसने जो सामान खरीदा है उसके लिए 4.5 रुपये देने हैं। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तो उसको चुकता करने के बाद उसके पास 8.5 8.5 रुपये बच जाएंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड। उसने जो पिछले महीने अपने फंड से, जो सैलरी में जो उसको फंड में पैसा जमा था, तो अपने फंड से उसने 10 रुपीज़ बारो किया था, 10 रुपीज़ कर्ज लिया था, फंड से 10 रुपया कर्ज लिया था। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, मतलब उसके माँ की डेथ एनिवर्सरी थी इसलिए उसको घर जाना था, और घर जाने के लिए 10 रुपये फंड से भी उसने कर्ज लिया था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपी अ डे। अब वो सोच रहा है कि नहीं, ही मस्ट पे रिमेनिंग 5 रुपीज़, वह जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है, बचे हुए जो 5 रुपये हैं, उसको भी विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक, तो उसको ब्याज के साथ उसको वापस करना है। ब्याज कैसे है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट एट 6 पैसे, 6 पैसे ब्याज है, ए रुपी 1 रुपये का, ए वीक 1 सप्ताह का, तो 1 वीक में 1 रुपये का 6 पैसे जो है ब्याज है। तो कह रहा है कि ब्याज सहित जो बचा हुआ 5 रुपया है उसको भी वो फंड में लौटाएगा। और कहाँ कहाँ उसको देना है, एट टी शॉप, चाय की दुकान पे, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, तो जो चाय की दुकान है 2 सप्ताह का उसकी भी उधारी है, तो 2 सप्ताह का उसको 3 रुपीज़ देना है। बिसाइड प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू ₹1.5, तो कह रहे कि प्रीवियस एरियर भी है, पिछला बकाया भी है, पिछले महीने का भी चाय की दुकान पे उसका बाकी है, उसका भी एरियर रह गया है, तो जो उसका पिछला एरियर है, पिछला बकाया है, वो भी ₹1.5, ये ₹1.5 में 1.5 रुपया पिछला भी बकाया है। ही ओड 6 रुपी टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, तो ही ओड 6 रुपीज़, 6 रुपये का वह उधार था, तो अली का भी वो 6 रुपये का उधार था फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, जो अतिरिक्त चावल उसने अली की दुकान से लाया था उसका भी 6 रुपये उधार है। बीडीज एंड अदर आर्ट्स एंड इंड्स, बीड़ी और भी छोटी छोटी चीज़ें जो उसने टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, इस तरह से चीज़ें लाया है, तो बीड़ी और छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसका उधार था। टोटल 6 रुपये उधार था अली का। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, और जो घर का किराया था वो 3 रुपये महीने का था, वाज 3 रुपीज़, तो महीने का किराया भी 3 रुपये देना था इसको। इन एडिशन टू दीज सम, इन सब खर्चों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, इन सब के अतिरिक्त, तो बड़े बड़े उसके लोन थे, बड़े बड़े इसके कर्ज थे, लेकिन इन सब के अतिरिक्त उसने बहुत छोटे छोटे लोन ले रखा था, छोटे छोटे कर्ज लोगों से ले रखा था। 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, कई सारे लोगों से,
12 पैसे का उधार है, किसी का 25 पैसे का उधार है, किसी का 50 पैसे का उधार है। इस तरह से कई लोगों से भी छोटे छोटे अमाउंट उसने कर्ज ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंड हिम, और उसकी वाइफ ने भी उसको याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट 1 rupee टू पेड टू द फिश वूमेन, कि मछली वाले के भी 1 रुपये उधार हैं, उसको भी चुकाना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मन में ही जितना अमाउंट की उसको आवश्यकता थी उसको उसने कैलकुलेट किया, सब कुछ उसने अपने मनी में सारी राशि को जोड़ लिया जिसकी उसको ज़रूरत थी। व्हाट वाज ही गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 rupees। अब जो उसको मिलने वाला था सैलरी के रूप में, जो मिलने वाला था वो सिर्फ 8.5 rupees, 8.5 रुपये मिलने वाले थे, क्योंकि उसको जो पैसे मिलते उसमें से ब्याज के साथ 13 रुपये मिलना था। तो ब्याज के साथ वह जो 5 रुपये फंड से लिया था उसको लौटा देता, तो लौटाने के बाद उसको सिर्फ 8.5 rupees एज ए सैलरी मिलता। व्हाट ही ओड वाज 22 rupees 13 पैसे, और जो इसका टोटल कर्ज था, जितने का एक कर्जदार था वह 22 rupees 22 रुपये 13 पैसे 13 पैसे 22 रुपये 13 पैसे का वह कर्जदार था, और उसको सिर्फ 8.5 रुपये सैलरी के रूप में मिलने वाला था। ही हैड अदर नीड्स टू, तो उसको अपने ब्याज चुकाने के अलावा, अपने कर्ज चुकाने के अलावा दूसरी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उसको भी देखना है। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको दूसरी भी आवश्यकताएं हैं। ही हैड बारोड 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से भी 3 रुपये का लोन लिया है, वाइफ से भी 3 रुपये का उसने कर्ज लिया है। दिस वॉज आउट ऑफ सम ही हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई वेस्टिन फॉर यंग चाइल्ड। तो यह जो पैसा उसकी वाइफ उधार दी थी, यह वह अमाउंट था, उस अमाउंट से था जिसको कि उसकी वाइफ ने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था, जिससे कि अपने छोटे बच्चे की, जो सबसे छोटा बच्चा है, उसके कमर की करधनी बना सके। छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जो जंजीर होती है, वो जंजीर बनवाने के लिए, करधनी बनवाने के लिए उसने धीरे धीरे इधर उधर से पैसे जमा की थी। तो उसी जमा किए हुए पैसे में से शंकु ने 3 रुपये भी वाइफ से भी कर्ज लिया था। ही हैड एश्योर्ड हर ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने अपने वाइफ को एश्योर भी किया था कि वह इस महीने की जो सैलरी है उस सैलरी से वह अपने बच्चे के लिए कमर की जो बेल्ट होती है, करधनी होती है, वेस्ट चेन होता है, उसको बनवा देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। इतना सारा सोच विचार करने के बाद जब उसने सोच लिया कि उसको मिलेगा 8.5 रुपया, 22 रुपये 13 पैसे की उधारी है, पत्नी से भी उसने 3 रुपये उधार ले रखा है, और अगर सारे पैसे वो कर्ज को चुकता करने में दे देता है तो उसकी दूसरे भी महीने के खर्च हैं, दूसरी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और भी आवश्यकताएं हैं, वो कैसे चलेगा। तो इतना सब सोचने के बाद शंकु का जो हृदय है वह अनियंत्रित होकर के तेज़ी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, वह अपने हार्ट बीट के बीच से ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर चुन्नी। अब वह अपनी इस धड़कनों के बीच से ही जो टी शॉप ऑनर है, चाय की दुकान वाला जो चुन्नी है, उसकी हार्श वॉइस को, हार्श वॉइस का मतलब कड़वी आवाज़ को, तीखी आवाज़ को, वो उसको इसी हार्ट बीट के बीच में सुनाई दे रहा है। अलीज हालो लाफर, अली की खोखली हंसी भी सुनाई दे रही है। वल्गर वर्ड्स एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पा हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। तो इसकी तेज़ धड़कन, हृदय तो अनियंत्रित होकर धड़क रहा है और इसी हृदय के धड़कन के बीच में उसे सुनाई पड़ने लग गया है। चाय वाले चुन्नी के तीखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। अली की खोखली और गालियों भरी हुई आवाज़ सुनाई दे रही है उसी के बीच में। और जो कंपनी के फंड का इंचार्ज है लोनप्पा,
लोनप्पा की क्रोध भरी बातचीत भी उसको सुनाई दे रही है। सुनाई देने का मतलब यहाँ को सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, अपने माइंड में सब कुछ कल्पना कर रहा है और उसको रात के अंधेरे में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ही फेल्ट दैट दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विथ स्टिक गैदरिंग अराउंड अ स्टे डॉग, व्हाट अ हॉरिबल सीन। अब वह उसी में देख रहा है, वो अनुभव कर रहा है, ही फेल्ट, वह अनुभव कर रहा है जैसे कि सब लोग उसे राउडी बाज की तरह, शरारती बच्चों की तरह अपने हाथों में लाठियां लेकर के, विथ स्टिक, डंडे लेकर के, गैदरिंग अराउंड, उसको चारों तरफ से घेर लिए हैं। और वो भी कैसे, एज अ स्टे डॉग, जिस तरह से आवारा कुत्ते को कुछ शरारती बच्चे लाठी डंडा लेकर चारों ओर से घेर लेते हैं, उसी तरह से शंकु भी अपने आप को फील कर रहा है कि वह उसी आवारा कुत्ते की तरह है और बहुत सारे जो जिनके यह कर्जदार है वो सारे लोग अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर के उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कोई गालियाँ सुना रहा है, कोई भद्दी भद्दी बातें कर रहा है, कोई उसको देख करके बेहूदगी से हंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें वह अपने विजन में सोच रहा है, माइंड में ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, वह कह रहा है कि यह कितना भयानक सीन था, बहुत ही हॉरिबल सीन था, जिस तरह से उसने अपने आप को देखा, कितना भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक अप इट टुमारो। अब शंकु को सब कुछ अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, तो इन सब को बिल्कुल ऐसा नहीं पाकर शंकु करवट बदलता है और करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और वह सोचने लगा। वह डिटरमाइन कर रहा है कि वो कल क्या करेगा। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट टुमारो, कल उसकी घड़ी को उठा लेने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो डिटरमाइन कर रहा है कि वह इंजीनियर की घड़ी को कल उसके ऑफिस से उठाने के अलावा मेरे पास अब कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, अब वह खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल इट नॉट फेच अ 20 रुपीज़, क्या उससे कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे। मतलब घड़ी बेचने पर कम से कम 20 रुपये तो मिलेंगे ही। अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे। इवन 15 विल डू, तो कह रहा है कि इससे अगर 15 ही मिल जाएं तो भी ठीक है, 15 तक से भी काम चल जाएगा। 15 + 8.5, तो कह रहा है कि 15 रुपीज़ की तो घड़ी बिक जाएगी, 8.5 और 8.5 रुपये तो उसको सेल लेके मिल जाएंगे। दैट इज़ 23.5 रुपीज़, और यह टोटल मिला करके 23.5 रुपीज़, मतलब टोटल 23.5 रुपये हो जा रहे हैं। इट विल फेच मोर देन 15, और कह रहा कि अगर इससे 15 रुपये से ज़्यादा भी मिल जाएंगे, वह सोच रहा है कि सोने की घड़ी है तो 15 ही नहीं मिलेंगे, 15 से ज़्यादा ही मिलेंगे, मोर देन 15 ही मिलेगा। तो ये कह रहा है कि इट विल फेच मोर देन 15, निश्चित रूप से ये जो घड़ी है 15 रुपये से ज़्यादा की ही बिकेगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट एंड लिव इन पीस, तो अगर इस तरह से हो रहा है तो वह अपना सारा कर्ज चुकता भी कर देगा, घड़ी बेचेगा, सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, एंड लिव इन पीस, और वह बिल्कुल शांति से अपना जीवन गुजारेगा, बिल्कुल कर्ज मुक्त जीवन गुजारे। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, और वह कर्ज मुक्त जीवन गुजारेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।